कैसे हो आप सब। आई होप आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज से दोस्तों हमारे पास एग्ज़ाम के लिए 80 डेज़ बचे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना नया टॉपिक जो है तत्सम तद्भव देशज और विदेशज। अगर आप सिलेबस को देखेंगे तो ये सिलेबस में हमारा सेकंड टॉपिक है जिसमें हिंदी शब्द समूह की बात की है, जिसमें हमारे पास ये टॉपिक जो है तत्सम तद्भव देशज विदेशी शब्द आते हैं जो कि 10 मार्क्स कवर कर रहा है। तो एक दो दिनों में हम इसको कवर कर लेंगे, ठीक है। आइए जानते हैं इसके बारे में कि ये क्या है, कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई, क्या हमें बताना चाह रहा है, ठीक है। और आप सिलेबस के अकॉर्डिंग, मतलब हम सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं कर रहे हैं, हम ये जो आदित्य बुक को, आदित्य पब्लिकेशन की जो बुक है हम उसको फॉलो कर रहे हैं। तो इसका जो 5th चैप्टर है वो तत्सम तद्भव देशज विदेशज है। और अगर आप यही सिलेबस में देखेंगे तो ये सेकेंड टॉपिक है, ठीक है। आइए देखते हैं इसके बारे में, तत्सम तद्भव और ये सब क्या है, ठीक है। देखिए दोस्तों, हमारे पास यहाँ पर दो चीज़ दी गई है। थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं, राइट। ओके, देखिए हमारे पास यहाँ पर दो चीज़ें हैं। पहले तो वो बोल रहा है कि ये जो तत्सम तद्भव देशज विदेशज, मतलब ये शब्द समूह है, ठीक है। तो शब्द के भेद, मतलब भेद मतलब प्रकार होता है, ठीक है। कितने हैं हमारे पास? सार्थक और निरर्थक। सार्थक का शाब्दिक अर्थ होता है स प्लस अर्थ प्लस क, ठीक है। स मीन्स होता साथ में, स मीन्स होता साथ में, तो इसका क्या हो जाएगा? अर्थ के साथ में, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? अर्थ के साथ में, जिस शब्द में अर्थ है कोई, ठीक है। अर्थ के साथ जो शब्द है उसको ही हम क्या बोलेंगे? सार्थक। वैसे निरर्थक क्या हो जाएगा? जो अर्थ के साथ नहीं है, ठीक है। अर्थ के साथ ना होना, के साथ ना होना, मतलब जिसमें कोई अर्थ नहीं है, ठीक है, निरर्थक है। इसीलिए देखो, निरर्थक कोई चीज़ तो होती नहीं है, इसलिए इसका कोई सब डिवीजन नहीं है, ठीक है। सही चीज़ों के ही आगे को, सही चीज़ें ही आगे को बढ़ती हैं, ठीक है। देखिए सार्थक में अगर हम देखेंगे हमारे पास 4 टाइप्स के हैं, ठीक है। इसके फिर से 4 प्रकार हैं, आप ये कह सकते हैं। इसमें है, पहला प्रकार है उत्पत्ति, स्रोत, इतिहास के आधार पर, ठीक है। फिर आता है व्युत्पत्ति, रचना, बनावट के आधार पर। तीसरा आता है अर्थ के आधार पर, ठीक है। और चौथा आता है विकार, रूप या प्रयोग के आधार पर, ठीक है। इन चीज़ों को हम अभी देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो आज हम शब्द के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। आज हम क्या पढ़ेंगे? शब्द के बारे में पढ़ेंगे। हमें पता है भाषा के, जो भाषा है या व्याकरण मान लो, ठीक है, व्याकरण के 3 अंग होते हैं या 3 प्रकार होते हैं, के 3 प्रकार होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है वर्ण, ठीक है। सेकंड होता है शब्द एंड थर्ड होता है वाक्य, ठीक है। वर्णों के सार्थक, मतलब जब सही वर्णों को जोड़ा जाए तो उससे बनता है शब्द, ठीक है। और सही शब्दों को जोड़ा जाए तो उससे बनता है वाक्य, ठीक है। ये ऐसे बनते हैं, ठीक है। मतलब सार्थक योग से बनते हैं शब्द, और या वाक्य बोलो तो वाक्य बनते हैं शब्द से, शब्द बनते हैं वर्ण से, ठीक है। अब हम देखते हैं जो भाषा की जो अर्थ के आधार पर, अर्थ मतलब कोई मीनिंग हमें पता चल रही है, कोई चीज़ हमें समझ में आ रही है, ठीक है। तो अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, सबसे छोटी इकाई होती है शब्द, ठीक है। क्या होता है वो? शब्द, ठीक है दोस्तों। इस चीज़ को हमें नोट करना है। ये सारे आप नोट्स बना लीजिए साथ साथ में, या तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट्स बना लीजिए साथ साथ में। अभी हमने पढ़ा भाषा व्याकरण के 3 अंग होते हैं, वर्ण, शब्द और वाक्य। वर्णों की सार्थक योग से शब्द बनते हैं, शब्दों के सार्थक योग से वाक्य बनते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक हमारे पास इम्पॉर्टेंट पॉइंट था, अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? शब्द, ठीक है।
अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि आज जो हम पढ़े ना, शब्द विचार ही पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है। तो शब्द विचार में क्या होता है, मतलब ये जो टॉपिक आता है ये आप कहेंगे तो ये शब्द विचार के अंदर आता है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक योग को शब्द कहते हैं। ये तो समझ में आ गया, अभी बताया, ठीक है। और ऐसे शब्दों का शुद्ध लेखन, जैसे ऐसे शब्दों का शुद्ध लेखन या उच्चारण या प्रयोग को ही क्या बोलते हैं, प्रयोग के ही रूप का हम अध्ययन किसके अंदर करते हैं, शब्द विचार के अंदर, ठीक है। जो हमें शब्द मिले, वर्णों से हमें शब्द बने, उन शब्दों को हमें कैसे सही से बोलना है, सही से लिखना है और सही से उच्चारण करना है, ठीक है, या प्रयोग करना है, यूज़ करना है, ठीक है। वो किसके अंदर आता है, शब्द विचार के अंदर आता है। आई होप आपने डेफिनेशन लिख ली होगी, ठीक है। ये अगर मैं एक एक चीज़ लिखाऊंगी तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, तो आप नोट डाउन करते रहना, ठीक है। वैसे इसकी डेफिनेशन अभी नीचे दी है शायद, ठीक है, तो मैं इसको इरेज कर देती हूँ। और नेक्स्ट दोस्तों, हमें पढ़ते रहना है। अब हमारे पास बहुत कम दिन बचे हैं, तो डेली प्रैक्टिस करनी है। और इसमें हमें सिर्फ यही है, शब्दों को पहचानना है। उसमें पूछा जाएगा हमसे क्वेश्चन, आप लोगों ने भी देखे होंगे कि तत्सम कौन सा है, तद्भव कौन सा है, देशज विदेशज, संकर शब्द, ये सब पूछे जा रहे हैं, ठीक। काफ़ी क्वेश्चन में प्रीवियस ईयर भी आप देखेंगे तो पूछे गए। अब देखिए, उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, शब्द के आधार पर जो शब्द प्रकार है वो कितने हैं, ठीक है। ये होते हैं तत्सम, इसका मैं स्क्रीन वो ले लेती हूँ, ठीक है। उत्पत्ति के आधार पर सबसे पहले तो हम देखेंगे हमारे पास 5 प्रकार के होते हैं, ठीक है। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के प्रकार कितने होते हैं, 5। 5 कौन कौन से, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, या देशज को देसी भी बोलते हैं, विदेशज को विदेशी भी बोलते हैं, या आगम भी बोलते हैं, या संकर, ठीक है। ये 5 किसके हैं, उत्पत्ति के आधार पर, ठीक है। तो एक एक करके पहले पढ़ते हैं, फिर हम नेक्स्ट की ओर को स्विच करेंगे, ठीक है। तो अभी आज हम सिर्फ ये टॉपिक कवर करेंगे और ये टॉपिक कवर करेंगे, ठीक है दोस्तों। अदरवाइज सब करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, क्योंकि हमें डिटेल में पढ़ना है इसको, ठीक है। एक ही बार करते हैं, अच्छे से करते हैं। नेक्स्ट टाइम सिर्फ रिवीजन करने की ज़रूरत होगी जब हम लूसेंट पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर अक्षर किसे कहते हैं ये बताया गया हमें, दिखा रहा है यहाँ पर कुछ चीज़ों की हमें परिभाषा दी गई है, जिससे हमें बहुत आसानी से ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं, सिर्फ इतने पोर्शन को देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर अक्षर किसे बोला जा रहा है, परिभाषा क्या है, वह ध्वनि या ध्वनि समूह, ठीक है, जिसका उच्चारण एक सांस या प्रयत्न में होता है, अक्षर कहलाता है। जैसे अब इसका और ध्वनि देखा जाए तो अक्षर जो है, जो अक्षर है ना, हमारा ध्वनि का ही क्या होता है, रूप होता है। ध्वनि का ही रूप क्या होता है, अक्षर होता है, ठीक है। अब देखो हमारे पास क्या होते हैं, हमने देखा है कि वह ध्वनि जो एक सांस में उच्चारित हो, यहाँ पर लिखा ना, जिसका उच्चारण एक सांस या प्रयत्न में हो, अक्षर कहलाता है। मतलब वाणी जो है का कोई उतार चढ़ाव ना हो, ठीक है, एक समान ध्वनि का उच्चारित होती है, या समान लय आप कह सकते हो, ठीक है। समान ध्वनि या समान लय बोल सकते हो आप, ठीक है, उच्चारित होना। जैसे अब देखिए एग्जाम्पल हम देख लेते हैं इसके, जैसे राम, नाम, आम। आप देखेंगे हम एक ही लय में बात कर रहे हैं, एक ही फ्लो में, ठीक है। यही है अक्षर,
क्या कहलाता है? अक्षर। इसमें एक चीज और ध्यान देने की जरूरत है, जितने भी सारे वर्ण होते हैं, सारे वर्ण वो अक्षर होते हैं, अक्षर होते हैं, लेकिन सारे अक्षर वर्ण नहीं होते, लेकिन सारे अक्षर वर्ण नहीं होते, नहीं होते। क्योंकि देखिए, ये भी एक अक्षर है, ये भी एक अक्षर है, ये भी अक्षर, लेकिन इस अक्षर में क्या है? दो वर्ण हैं, ठीक है। और वर्ण को हम क्या पढ़ते हैं? सिंगल पढ़ते हैं ना, जैसे र अलग से आएगा, म अलग से आएगा, ये सब सिंगल सिंगल हम पढ़ते हैं वर्णों में। लेकिन यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? दो वर्ण से बना है ये, ठीक है। इसीलिए ये जो अक्षर है ये वर्ण नहीं होगा, लेकिन सारे जो वर्ण होंगे वो अक्षर होंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट जो डेफिनेशन है हमारे पास, शब्द किसे कहते हैं, ठीक है। देखिए, एक या एक से अधिक स्वतंत्र सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं, या निश्चित अर्थ को प्रकट करने वाले वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। शब्द मैंने अभी बताया था ना, शब्द किससे बने हैं? वर्णों के सार्थक योग से। तो वही चीज ये सिंपल वे में बोल रहा है कि शब्द क्या? एक या अधिक वर्णों से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक ध्वनि, या आप निश्चित अर्थ को प्रकट करने के लिए वर्ण समूह को ही शब्द कहते हैं, ठीक है। शब्दों की रचना ध्वनियों के संयोग से होती है, ठीक है। शब्दों की रचना किससे होती है? ध्वनियों के संयोग से होती है। शब्द की परिभाषा देते समय निम्नलिखित दो बातों में ध्यान रखनी चाहिए। शब्द भाषा की स्वतंत्र इकाई है, ये मैंने अभी बता दिया था आपको, ठीक है। शब्द भाषा की सार्थक इकाई भी है, दोनों बता दिया था ना, अभी थोड़ा सा ऊपर लिख के नोट्स बनवाए थे, ठीक है। सबसे छोटी इकाई है। अब देखिए, उत्पत्ति के या स्रोत बोलो या इतिहास के आधार पर हमारे पास क्या है? तत्सम शब्द हैं। मतलब यहाँ पर उत्पत्ति के आधार पर हमने पढ़े थे ना, 5 होते हैं, ठीक है। अब उसमें से हम फर्स्ट वाला पढ़ रहे हैं जिसमें आने वाला है तत्सम, ठीक है। तो तत्सम क्या होता है? ठीक है, वही शब्द जो संस्कृत से, मतलब ऐसे शब्द जो संस्कृत से जो कि त्यों लिए हों, मतलब जैसे संस्कृत में बोले लिखे और पढ़े जाते हैं वैसे ही हिंदी में आ गए, ठीक है। वे शब्द जैसे संस्कृत में जैसा उनको उच्चारण हो रहा था, जैसा हम उनको लिखा जा रहा था, जैसा उनको बोला जा रहा था, सेम वैसे ही वो हिंदी में आ गए, ठीक है। एक मिनट इसको बता देती हूँ कैसा है, बताती हूँ। देखिए, संस्कृत मूल भाषा हमारी, इसके बाद आई वैदिक, फिर आई लौकिक, ठीक है, फिर आई पाली, फिर आई प्राकृत, फिर आई अपभ्रंश, फिर आई सौरसेनी अपभ्रंश, ठीक है, सौरसेनी अपभ्रंश, और उसके बाद आई है हिंदी, ठीक है। अब इसको समझते हैं तद्भव क्या। देखिए, ये मूल भाषा, संस्कृत भाषा क्या हमारी मूल भाषा है, मूल भाषा, ठीक है, ये संस्कृत है वो। देखिए, संस्कृत जब वैदिक में आई तो ऐसा तो नहीं है कि सारे शब्द हट गए होंगे, या वैदिक से जब लौकिक में इसका परिवर्तन हुआ तो ऐसा तो नहीं है कि सारे ही संस्कृत वर्ड बिल्कुल हट गए और फिर नई एक लैंग्वेज बनी या नई एक भाषा बनी, ऐसा नहीं होता। कुछ शब्दों में परिवर्तन होता है, कुछ भाषा क्या है परिवर्तनशील है। पहले तो हमें ये समझना है, जो भाषा है ना हमारी वो परिवर्तनशील है, मतलब परिवर्तनशील है। इसका मतलब है भाषा में समय और स्थान के साथ साथ बदलाव होता रहा है। जैसे मतलब समय और स्थान के साथ साथ इसका क्या होता है, ये चेंज होते रहती है, ठीक है। संस्कृत
जब थी उस वक्त दूसरा समय था, वैदिक टाइम पे फिर लौकिक, ऐसे 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 करके ये इसमें चेंज आते रहता है, लेकिन ये फुल चेंज नहीं कह सकते हम इसको, ठीक है। मतलब संस्कृत में बदलाव तो आया, बदली है, वैदिक भाषा बनी है, लेकिन उसके कुछ चीज़ें संस्कृत की यूज हुई हैं सेम ऐसी। तो यहाँ से जो संस्कृत से पहले इसमें आई, वैदिक में, वैदिक से लौकिक में, लौकिक से पाली में, प्राकृतिक में, अपभ्रंश में, और सौरसेनी अपभ्रंश, और हिंदी में। तो जो संस्कृत के शब्द जो के त्यों यहाँ तक पहुँच गए, ठीक है, जो यहाँ भी थे, जैसे प्रथम शब्द यहाँ भी था, और ये प्रथम शब्द कहाँ आ गया, यहाँ भी आ गया। तो हम इसको, ऐसे शब्दों को और ऐसी चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, तत्सम, ठीक है। समझ में आया दोस्त? आई होप, मतलब मैं ज़्यादा डीप में बताने की कोशिश कर रही हूँ सो दैट कि बिल्कुल क्लियर हो जाए, ठीक है। तत्सम, इसका शाब्दिक वो देख लीजिए, तत् प्लस सम, ठीक है। शब्द का अर्थ है कि उसके समान, अर्थात संस्कृत के समान, जो सबसे संस्कृत से जो के तो लिए गए हों उन्हें तत्सम कहते हैं। जैसे ये आदित्य, अग्नि, इंद्र, विष्णु, भूमि, प्रथम, ये आज भी बोले जाते हैं, ठीक है दोस्तों। तत्सम समझ में आ गया। अब हम पढ़ते हैं तद्भव, ठीक है। आई होप आप सबको इंटरेस्टिंग लग रहा हो, समझ में आ रहा हो, ठीक है। अब हम देखते हैं तद्भव। देखिए, तद्भव शब्द किसे कहते हैं? मूल भाषा या संस्कृत मान लो कि वे शब्द जो बिना रूप परिवर्तन या बिना किसी ने, तद्भव उसे बोलते हैं, मूल भाषा संस्कृत के वो शब्द जो रूप परिवर्तन करके हिंदी में प्रयुक्त किए हो गए हों, मतलब जिनका रूप चेंज हो गया हो। जैसे हमारे पास संस्कृत में था, संस्कृत में क्या था हमारे पास, प्रथम था, ठीक है, लेकिन हिंदी में हमारे पास क्या है, पहला भी आता है, पहला भी बोलते हैं ना। तो ये प्रथम था, ये चेंज हो गया यहाँ पर, इसका रूप परिवर्तित हो गया, ठीक है। तो ऐसे को क्या कहते हैं, तद्भव बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं तद्भव का शाब्दिक अर्थ है कि उससे होना, अर्थात संस्कृत शब्दों से विकृत होकर या परिवर्तित होकर बने शब्द, ठीक है, मतलब संस्कृत शब्द से चेंज हुए हैं। संस्कृत में आए शब्दों से उत्पन्न हुए परिवर्तित शब्द तद्भव शब्द कहलाते हैं, अर्थात जिन्हें हिंदी में हिंदी की प्रकृति के अनुरूप ढाल लिया गया हो, जैसे उजला, कपूर, सांझ, हाथ, काम, बरस, माँ आदि, ठीक है। ये देख लीजिए। अब देखिए, अब हमारे पास बहुत बार क्वेश्चन आते हैं, बहुत बार, कि तत्सम शब्द क्या होते हैं और तद्भव क्या होते हैं, इनको पहचानने के लिए। तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा कुछ पॉइंट्स लिखा देती हूँ, आप लोग भी ये नोट कर लीजिए, ठीक है। ये बहुत यूज़फुल है। देखो, तत्सम तद्भव में अंतर पहचानने के कुछ नियम हैं, ठीक है। अब ये नहीं कह सकते कि ये सारे नियम हमेशा ही लगते हैं, लेकिन आप पहचान सकते हैं, ये हेल्प करते हैं आपको पहचानने में, ठीक है। क्योंकि ये हमारा 10 मार्क्स का मतलब वेटेज रखना है ना, तो ये चारों टॉपिक को हमें अच्छे से पढ़ना होगा, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, ठीक है, बहुत डीप पढ़ना होगा हमें। तो देखिए, इसमें देखिए, तत्सम, तद्भव में अंतर। दोस्तों एक मिनट, थोड़ा अच्छी राइटिंग बना लेते हैं, कोशिश करते हैं। देखो, तत्सम, तद्भव में अंतर, ठीक है, अंतर, या आप बोल सकते हो पहचान के नियम, पहचान के नियम, ठीक है, ट्रिक्स मान सकते हो आप। जैसे जो संयुक्त अक्षर होते हैं ना, संयुक्त अक्षर हमने किस में पढ़ा था, वर्ण विचार में, जो शब्द मिल के बने होते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल बताती हूँ आपको, हमारे पास हिंदी में 4 ही संयुक्त अक्षर शब्द हैं, छ, त्र, ज्ञ और श्र, ठीक है।
ये 4 हमारे पास क्या है हिंदी में। इन्हीं शब्दों से बना शब्द अधिकांशतः क्या होते हैं या ज़्यादातर क्या होते हैं, तत्सम होते हैं। अगर इनसे कोई शब्द बना है हमारा या शब्द में ये कहीं ना कहीं मौजूद है तो वो ज़्यादातर क्या होते हैं, इन शब्दों से बना। दोस्तों राइटिंग पे मत जाना, बस आप नोट्स बना लेना, समझ में तो आ रहा है, ठीक है। शब्द अधिकांशतः या ज़्यादातर आप बोल सकते हो, ठीक है, या ज़्यादातर तत्सम होते हैं, ठीक है, होते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं, यहीं पर देख लेते हैं इसका एग्जाम्पल। जैसे प्रथम, ठीक है, या आम्र या अक्षी, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट है हमारे पास अनुनासिक, पता है ना, अनुनासिक, ये इसको अनुनासिक बोलते हैं, ठीक है। हिंदी में इसको बनाया गया है, ठीक है, ये चिन्ह जो है हिंदी में बनाया गया, ये आपको उसमें नहीं मिलेगा, संस्कृत या मूल भाषा में ये नहीं मिलेगा, ये हिंदी भाषा वालों ने बनाया है, ठीक है। तो अनुनासिक के प्रयोग से बना शब्द, अनुनासिक के प्रयोग से बना शब्द कभी तत्सम नहीं होगा, ठीक है, कभी भी तत्सम नहीं होगा। ये सब रूल्स आपको एलिमिनेशन में हेल्प करेंगे, ठीक है। शब्द कभी तत्सम नहीं होगा, सॉरी दोस्तों इसको इरेज कर देती हूँ, तत्सम नहीं होगा, ठीक है। जो अनुनासिक है इसका जो विकास है वो हिंदी ने किया है इसलिए, ठीक है, तो ये तत्सम तो हो ही नहीं सकता। थर्ड हमारे पास आता है उच्छिप्त शब्द किए थे ना हमने, उच्छिप्त बोल लो या आप वो बोलो ताड़नजात बोल लो, ठीक है, उच्छिप्त या ताड़नजात बोल लो, ठीक है। इसके लिए आपको जो फर्स्ट वाला लेक्चर है, ठीक है, 1/90 वर्ण विचार वाला, उसको आपको करना पड़ेगा रिवीजन, ठीक है। तो ये आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी, ठीक है। तो ये होता है अढय, इसको बोलते हैं इसको, और ये अढय और अढय, ठीक है, इन दोनों का उच्चारण ये होता है, ये इसके नीचे बिंदी लगी, ये इसके नीचे बिंदी लगी इसलिए, ठीक है। तो ये इसके इन लोगों के प्रयोग से भी या इन दोनों शब्द के प्रयोग से भी बना या वर्णों के प्रयोग से बना शब्द भी क्या होगा, बना शब्द भी तत्सम नहीं होता, ठीक है। शब्द तत्सम नहीं होता। दोस्तों आप भी ज़रूर नोट्स बना लेना, ये बहुत काम की चीज़ है, ये बहुत हेल्प करेगी, ये बुक में नहीं दी गई है इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ, ठीक है। ये भी तत्सम नहीं होता, ठीक है। इसके 2 पॉइंट्स और हैं, आप तब तक इसको नोट कीजिए, फिर मैं इसको इरेज कर रही हूँ पूरा, ठीक है, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 3 पॉइंट हो गए हमारे पास, ठीक है दोस्तों। पहला है संयुक्ताक्षर जिसमें छ, त्र, ज्ञ और श्र आता है। इन शब्दों से बना शब्द अधिकांशतः या ज़्यादातर क्या होगा, तत्सम होते हैं, ठीक है, जैसे प्रथम, अक्षी, ये सब। अनुनासिक, ठीक है, अनुनासिक के प्रयोग से बना शब्द कभी भी तत्सम नहीं होगा, ठीक है। और सेम उच्छिप्त या ताड़नजात, जो ये क्योंकि क्यों बोल रहे हैं हम इसको ऐसे, इसको क्योंकि ये जो है इसका विकास भी क्या, ये वर्ण भी हिंदी ने बनाए हैं, ठीक है।
या ये इनको विकसित व्यंजन भी कहते हैं, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं, विकसित व्यंजन भी बोलते हैं, एक और नाम है इनका विकसित व्यंजन, ठीक है, जिसका विकास हुआ हो, विकसित व्यंजन, ठीक है दोस्तों। आप लोग नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको इरेज कर रही हूँ। अब हमने 3 पॉइंट्स तो लिख दिए, 2 पॉइंट्स हमें और इसमें ध्यान रखने हैं। ये सिर्फ नियम है, ऐसा नहीं है कि हमेशा ही ऐसा होगा, ठीक है। बस ये नियम होते हैं, हमें थोड़ा सा आइडिया लग जाए कि हाँ अगर ऐसा है तो हम एलिमिनेट करने में हेल्प करता है ना हमें ऑप्शन को। दो पॉइंट और है, वो भी मैं आपको राइट डाउन करवा देती हूँ, ठीक है। देखिए 4th पॉइंट क्या है इसका, इसका 4th पॉइंट है जो अनुनासिक का तत्सम रूप होता है ना, अनुस्वार बोलते हैं उसको। कुछ याद आ रहा है, फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था अनुसार या विसर्ग, ठीक है, अयोग व वर्ण, याद आ रहे हैं कुछ। अनुनासिक का तत्सम रूप, तत्सम रूप अनुस्वार होता है, ठीक है। ये क्या हो रहा है, टेढ़ा वेढ़ा क्यों लिखा जा रहा है इसमें दोस्तों, एक मिनट, ऐसे ही लिख रहा है मेरा टैब, मैं क्या करूं। अनुस्वार, ठीक है, का प्रयोग तत्सम में होगा, ठीक है। अनुनासिक कहाँ किस में हम यूज कर रहे थे, तत्सम में नहीं कर रहे थे, तो इसका जो तत्सम रूप होता है वो अनुस्वार होता है। इसका यूज किस में होगा, का प्रयोग, ठीक है, तत्सम में होगा, ठीक है, तत्सम में होगा। ये एक पॉइंट है, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, मूल भाषा का वर्ण है, मूल भाषा, मूल भाषा पता ना संस्कृत होती है, ठीक है। जैसे आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे है पंचम, ठीक है, पंचम है ना, ये किसका होगा, तत्सम होगा, ये शब्द क्या होगा, तत्सम होगा। लेकिन एक और एग्जाम्पल देखते हैं, ये 5 जो है, ये ऐसा 5, ये तद्भव होगा, ठीक है, ये क्या होगा, तद्भव होगा, ये तत्सम नहीं होगा, क्योंकि इसमें क्या आ रहा है, अनुनासिक आ रहा है, और इसमें क्या आ रहा है, अनुस्वार आ रहा है, ठीक है। जबकि दोनों का मतलब 5 ही होता है, लेकिन फर्क यहाँ पर ये रूल है, ठीक है। अब एक 5th पॉइंट बोलता है, जो हमारा री होता है ना, री, ये ठीक है, री का प्रयोग, अगर री के प्रयोग से हम कोई शब्द बनाते हैं तो वो सदैव क्या होगा, हमेशा तत्सम होता है, ठीक है, क्योंकि री क्या है, संस्कृत की मूल ध्वनि है, ठीक है, ये क्या है, संस्कृत की मूल ध्वनि है, तो इससे बनाया हुआ शब्द क्या होगा, हमेशा तत्सम होगा, ठीक है। कब आप लोग नोट करते रहिएगा दोस्तों, कर, बनाया गया, बनाया गया शब्द सदैव तत्सम होगा, तत्सम होता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक लास्ट पॉइंट है हमारे पास, वो क्या है, 6th पॉइंट आप बोल सकते हो। वे शब्द जो आप मतलब इस आइडिया लगा सकते हो, कंपेयर कर रहे हैं हम, ठीक है, कंपेरेटिवली तत्सम और तद्भव में अगर दोनों में देखे जाए तो वे शब्द जो बोलने, पढ़ने या लिखने में कठिन प्रतीत होते हैं वो तत्सम शब्द होंगे, ठीक है, अगर हम तद्भव से इसको कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। वे शब्द जो बोलने, लिखने और पढ़ने
में कठिन प्रतीत हो, ठीक है, वो भी क्या कहलाएंगे, तत्सम। ऐसे क्या होते हैं, तत्सम होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये 6 नियम है क्या करने के लिए, तत्सम और तद्भव में अंतर पहचान के लिए। ठीक है दोस्तों, आप सब ये नोट कर सकते हैं। आई होप आप सब ने ये नोट कर लिया होगा। अब हम पढ़ते हैं। और जो तत्सम और तद्भव है ना, उसमें से जो तद्भव है उसका जो उच्चारण होता है या लेखन होता है वो थोड़ा इजी रहता है। ठीक है, इसके कंपैरिजन में, तद्भव के कंपैरिजन में। ठीक है, मैं इसको इरेज कर रही हूँ और अब हम चलते हैं बुक की तरफ। ठीक है, अब कहाँ पर हमने पढ़ लिया, तद्भव पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं देसी या देशज शब्द किसे कहते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीन वो ले लेते हैं। देखिए हमारे पास यहाँ पर है देसी या देशज शब्द किसे कहते हैं। जैसे अगर इसकी परिभाषा हम देखें, देशज मतलब क्या होता है, देश ज, इसका जो शाब्दिक अर्थ है क्या है, क्या है, देश प्लस ज। ठीक है, ज मीन्स होता है जन्म लेने वाला, जन्म लेने वाला, जो मीन्स होता है। तो इसका पूरा अर्थ क्या हो गया, देश में जन्म लेने वाला। ठीक है, क्या उसका पूरा देशज का मतलब क्या हो गया, देश में जन्म लेने वाला। अब तो बहुत आसान हो गया होगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा कि क्या ये देशज शब्द है और क्या ये कहने वाला। देश में शब्द, देश में जन्म लेने वाले शब्द। ठीक है, इसका ये अर्थ है। अब देख लेते हैं यहाँ पर क्या बता रखा है, इसको हटा देते हैं। ये बोल रहा है का शाब्दिक अर्थ है देश में जन्मा, अतः स्थानीय बोलियों में या उप भाषाओं में आए क्षेत्रीय शब्द देसी या देशज शब्द कहे जाते हैं। जैसे थैला, गड़बड़, पेट, पगड़ी, लोटा, टांग, ठेठ, खाट आदि। जैसे अगर आप देखेंगे, ये हमारे पास उत्तराखंड का, देखिए दोस्तों थोड़ा उत्तराखंड का मैप ऐसे से है ना, सिर्फ अज्यूम कर लेते हैं, ऐसा भी नहीं भी है। तो ये देखिए, ये कुमाऊं रीजन है, ये गढ़वाल रीजन है। तो यहाँ पर गढ़वाली बोली जाती है, यहाँ पर कुमाऊनी बोली जाती है। तो कई बार हम शब्दों का इस्तेमाल करते हैं ना कुमाऊं में, उजूल है या सिबूल है ऐसे, या गढ़वाल में देख लो तो कई बार बल यूज़ किया जाता है। तो ये वहाँ, ये मतलब बोली में बोला गया, या क्षेत्र में, किसी क्षेत्र में बोला जा रहा है, किसी प्रांत में बोला जा रहा है। ठीक है, तो इसको भी बोलते हैं देश में जन्मा हुआ, मतलब एक पर्टिकुलर एरिया में जन्मा हुआ या क्षेत्र में जन्मा हुआ। ठीक है, तो ऐसे, तो यहाँ पर ये देख लीजिए, यहाँ पर क्या क्या है हमारे पास, गड़बड़ है, पगड़ी है, लोटा है, टांग है, ठेठ है, ढूंढना है, खाट है आदि है। ठीक है, ये देशज हो गए। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर को पढ़ते हैं, हमारा जो है विदेशी, विदेशज, आगत भी बोल लो, शब्द किसे कहते हैं। ठीक है, इसको भी हम देख लेते हैं। विदेशज, ठीक है, जो ये वी है इसका मतलब तो हो जाता अन्य। ठीक है, और ज का मतलब हमें पता ही है कि जन्म लेने वाला, लेने वाला, विजिबल नहीं है ना, लेट मी यूज द अदर, और है थोड़ा सा, हाँ ये लाइट है, इसको यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, एक मिनट, रेड के बाद ये विदेशी, विदेशज। ठीक है, तो इसमें हम देख लेते हैं इसको। तो इसका मतलब क्या हो गया, अन्य। ठीक है, जब में क्या हो गया, जन्म लेने वाला। ठीक है, जन्म लेने वाला, तो इसका पूरा क्या अर्थ क्या हो गया, अन्य देश में जन्म लेने वाला। ठीक है, इसका पूरे का अर्थ क्या हो गया, अन्य देश में जन्म लेने वाला।
अब देखिए इसकी डेफिनेशन भी पढ़ लेते हैं एक बार। जो शब्द किसी दूसरी भाषा में स्वीकार कर लिए हैं, जो शब्द किसी दूसरी भाषा से स्वीकार कर लिए गए हैं उन्हें आगत या विदेशी शब्द कहते हैं, जैसे कैंची, बटन, तोप, कागज आदि। कुछ तो ज्यों के त्यों ले लिए गए हैं, जैसे कागज, ऑफिस आदि। कुछ हिंदी की प्रकृति के अनुरूप ढाल लिए गए हैं, जैसे जमीन, त्रासदी, ठीक है, आदि। देखिए अब इसमें यह है हिंदी संस्कृत को छोड़कर अन्य दूसरे देशों की भाषाओं के वे शब्द, अब इसमें मैं ये जो बता रही हूँ ये नोट करने वाली बात है, ठीक है, हिंदी या संस्कृत, रेडी यूज करते हैं, हिंदी या संस्कृत, ठीक है, संस्कृत को छोड़कर के अलावा, ये मान लो, ठीक है, को छोड़कर अन्य दूसरे देशों की भाषाओं के वे शब्द जो हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल दूंगी अभी, जो हिंदी में प्रयुक्त होते हैं विदेशी कहलाते हैं, जैसे रेलवे या रेलवे स्टेशन, एग्जाम्पल रेलवे या रेलवे स्टेशन, ठीक है, रेलवे स्टेशन, ठीक है। अब इसका हिंदी में रेलवे का अर्थ होता है लौपथगामिनी, ठीक है, इसमें हिंदी में अगर देखा जाए तो इसका अर्थ जो होता है लौपथगामिनी, और इसका होता है रेलवे स्टेशन का पूरे का होता है लौपथगामिनी आवत जावत स्थल या विश्राम स्थल, आप बोल सकते हो, ठीक है। तो इसका जो मीनिंग होता है वो होता है लौपथगामिनी विश्राम स्थल, ठीक है, या आवत जावत भी स्थल बोल सकते हो। तो देखिए इसका एक्चुअल में हिंदी में कितना लंबा मीनिंग है या बड़ा है, और बोलने में भी हमें दिक्कत हो रही है, तो हमने इसको शॉर्ट में रेलवे ही रखा, ऐसे ही यूज़ किया, रेलवे स्टेशन को रेलवे स्टेशन ही यूज़ किया, ठीक है। तो इसका ये मतलब है। आई होप ये वाला आपको समझ में आ गया होगा। अब हमारे पास नेक्स्ट आता है संकर शब्द, ठीक है। हमारे पास कितने थे? 5 थे। 5 में से हमने तद्भव पढ़ लिया, तत्सम पढ़ लिया, तद्भव पढ़ लिया, देशज पढ़ लिया, विदेशज पढ़ लिया। अब हम लास्ट क्या पढ़ रहे हैं? संकर शब्द, ठीक है। ये क्या था? उत्पत्ति के आधार पे थे, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं संकर शब्द। संकर शब्द में अब देखेंगे 2 भाषाओं के मिश्रण। जो संकर का शाब्दिक अर्थ ही क्या होता है? मिश्रण होता है, ठीक है। इसका अगर आप शाब्दिक अर्थ देखोगे ना तो मिश्रण होता है। एक मिनट, हाँ, मिश्रण, ठीक है। इसका शाब्दिक अर्थ ही मिश्रण होता है। तो वो क्या बोल रहा है? 2 अलग अलग भाषाओं के शब्द को जोड़कर यदि नया शब्द बनाया जाता है, सिंपल आप ये समझ लो, 2 अलग अलग भाषाओं को अगर जोड़कर एक नया शब्द बनाया जाता है तो उन्हीं को संकर शब्द कहते हैं। जैसे आप देख सकते हो रेलगाड़ी, रेल क्या है? अंग्रेजी शब्द है, और गाड़ी क्या है? एक हिंदी शब्द है, ठीक है। आप यहाँ पर और भी एग्जाम्पल देख सकते हो, जैसे हिंदी और उसका दिखा है पूंजीपति, वर्षगांठ, लखपति, ठीक है। तो ये हिंदी होगा, ये ऐसे करके, ठीक है। खोजपूर्ण,
ये देख ना, या हिंदी एवं विदेशी भी देख ले, किताब घर, थानेदार, ठीक है, ये सब। रेडियो तरंग, तो यहाँ पर बस हमें इसमें ये समझना है, दो अलग अलग भाषाओं के जो शब्द होते हैं, अगर उनको जोड़कर एक नया शब्द बना दिया जाए तो उसी को हम क्या कहते हैं, संकर शब्द कहते हैं। ठीक है, बस इतना ही था इसमें, ये हो गया ख़त्म। देखिए दोस्तों, हमने अभी तक पढ़ा, क्या पढ़ा, शब्द के भेद पढ़े, दो में थे, एक था ठीक है, एक था हमारे पास सार्थक, एक था निरर्थक। सार्थक में हमने तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर शब्दों के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे रचना के या बनावट के आधार पर। ठीक है, शब्द के आधार कितने होते हैं, तीन होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। ठीक है, इनके बारे में भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, इसको कंप्लीट कर लेते हैं, फिर ये वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है तो नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी चीज़ें बना देंगे। ठीक है, बता देंगे। अब इसके बारे में पढ़ते हैं दोस्तों, हम किसके आधार पर पढ़े, आप व्युत्पत्ति के आधार पर। ठीक है, देखिए शब्द बनाने के हमारे पास चार प्रकार थे। ठीक है, जो शब्द विचार होते हैं ना, उसके हमारे पास कितने होते हैं, चार प्रकार होते हैं। एक तो उत्पत्ति, एक व्युत्पत्ति, ये क्या है यार, वयु उत्पत्ति या रचना बोल रहे यार, रचना नहीं बोला जा रहा है मुझसे अभी, ऐसा नहीं मुझे आता है, वो अभी बोला नहीं जा रहा है। और अर्थ के आधार पर और विकार। ठीक है, तो इसलिए इसके चार प्रकार होते हैं। तो हमने उत्पत्ति कर लिया, रचना के आधार पे हम अभी करने वाले, इसके अंदर तीन आ रहे, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। ठीक है, एंड अर्थ के आधार पर हम इसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो एक बार देख लेते हैं डेफिनेशन रचना के आधार पर, कहाँ गया, यस ये है। ठीक है, तो रचना के आधार पर हमारे पास इसके फिर से तीन भागों में ये तीन प्रकार का होता है। ठीक है, वो कौन कौन से हैं, या तीन आधार मान लो, कौन से, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। ठीक है, अब देखो रूढ़ शब्द क्या होते हैं, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, अगर रूढ़ शब्द का देखोगे तो निश्चित अर्थ। ठीक है, इसको इसका स्क्रीन स्केच ले लेते हैं, फिर करते हैं, पढ़ते हैं। देखिए, इसका जो रूढ़ शब्द का मीनिंग होता है ना, शाब्दिक अर्थ मान लो आप। ठीक है, वो क्या होता है, निश्चित अर्थ, मतलब बताती हूँ अभी, निश्चित अर्थ। ठीक है, अब इसमें क्या है, इसमें क्या होगा, पहले तो इनमें अन्य किसी शब्द का योग नहीं होता। ठीक है, अब क्या कहना चाह रहा है वो भी समझते हैं, पहले तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ यह है क्या। देखिए, इसमें जो शब्द एक अर्थ विशेष या वस्तु विशेष के लिए प्रयुक्त हों या जो अपने मूल रूप में व्यवहार में लाए जाएं। ठीक है, जैसे कुर्सी, फूल आदि। कुर्सी कहते हैं तो हमारे दिमाग में जो ख्याल आता है कि कोई बैठने की चीज़ है जिसके चार पाँव हैं या चार नीचे से आधार मिला है उसको। ठीक है, तो ये हमारे दिमाग में आता है। अब इनमें हम एक चीज़ और नोटिस करेंगे, हम बोल रहे हैं कि इनमें किसी शब्द का योग नहीं होता। ठीक है, रूढ़ शब्द क्या होते हैं, बिना किसी शब्द के योग उससे बनते हैं। तो इसमें इसका मतलब क्या होगा कि इनमें जो है संधि, समास, उपसर्ग या प्रत्यय नहीं होंगे, ये नोट कर लेना आप लोग। ठीक है, एग्जाम्पल नहीं है इसका, एक और पॉइंट कह सकते हो आप। एक और पॉइंट क्या है, इनमें संधि, क्योंकि देखो संधि भी दो शब्दों से बना है, हमें पता है ना, या दो पदों से बना है, या समास में भी हम देखते हैं एक, ये जितने भी संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय बन रहे हैं, ये शब्द बनाते हैं, नए शब्द बनाते हैं। ठीक है, नए शब्द कैसे बनाएंगे, पदों को जोड़कर। ठीक है, उपसर्ग और प्रत्यय। ठीक है, नहीं होंगे इसमें, या नहीं होते बोल दो। ठीक है,
क्योंकि शब्द रचना बनाना या शब्द बनाने में हमारे पास 4 इकाई होती है, 4 चीज़ों से शब्द बनते हैं। किस से बनते हैं? संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय से। ठीक है, तो इसमें ये चीज़ें नहीं होंगी, क्योंकि संधि समास अगर हम तोड़ते हैं तो 2 पदों में टूटता है और दोनों पद का एक अलग अलग उसका अर्थ होता है। ठीक है, सार्थक अर्थ होता है, इसीलिए। अब नेक्स्ट आता है यौगिक शब्द। इसकी भी परिभाषा देख लेते हैं पहले, फिर मैं इसका आपको बताऊंगी। देखो, यौगिक का अर्थ है कि मेल से बना हुआ। ठीक है, जो शब्द 2 या 2 से अधिक, यहाँ पर है ना, 2 या 2 से अधिक के योग से मिलकर बनता है, उसे यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे हिमालय कैसे बना? हिम प्लस आलय। प्रधानमंत्री बना है प्रधान प्लस मंत्री, आदि चीज़ों से। ठीक है, या आप ये बोल सकते हैं ये 2 रूढ़ शब्दों के योग से बनते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने देखा जो हमारे पास रूढ़ शब्द होते हैं ना, इसका एक शब्द का मीनिंग होता है इसमें। ठीक है, यदि इन्हें तोड़ने की कोशिश की जाए, अगर यौगिक शब्दों को हम तोड़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है, ये की जाए, तो हमें 2 पद प्राप्त होंगे यौगिक में। ठीक है, दोनों का क्या होगा? अपना अपना अर्थ निकलेगा। ठीक है, तो अर्थ देने की वजह से हम इसको क्या बोलते हैं? क्योंकि मतलब ये अर्थ देने की वजह से हम इनको ये रूढ़ प्लस रूढ़ क्या बना रहा है? यौगिक बना रहा है, यौगिक बना रहा है। ठीक है, अब देखिए, इनमें हमने क्या बोला? 2 पद होते हैं। ठीक है, ये एक पद है, ये एक पद है। ठीक है, इसको मिलकर एक शब्द बन रहा है। अगर इस शब्द को हम तोड़ेंगे तो ये 2 पदों में टूटेगा और दोनों का अपना एक अर्थ होगा। ठीक है, मतलब एक अर्थ होगा, एक ही अर्थ इनमें से निकलेगा। ठीक है, तो आप इसमें एक पॉइंट नोट करने की बात है, आप इसको नोट कर लीजिए। क्या है वो पॉइंट? इनमें एक पॉइंट ये है, ठीक है, नोट भी बना सकता हूँ। इनमें समस्त संधि आएंगे, क्योंकि संधि भी 2 पदों से बनता है। उपसर्ग, ठीक है, प्रत्यय और समास। लेकिन बहुव्रीहि समास के अलावा समास में भी एक समास को हमें छोड़ना है, वो कौन सा है? बहुव्रीहि। क्यों इसको छोड़ना है इसका भी अभी बताती हूँ मतलब। ठीक है, बहुव्रीहि समास को हमने छोड़ देना के अलावा। ठीक है, के अलावा जितने भी समास है, 6 है ना समास, तो इसको छोड़ के 5 बचे, वो सब क्या होंगे? सभी इसके अंदर आएंगे। अलावा सभी समासों, ठीक है, के उदाहरण शब्द यौगिक होते हैं। ठीक है, यौगिक होते हैं। देखिए, हमने बोला यौगिक का एक अर्थ होता है, यौगिक 2 पदों से बनता है, दोनों पदों का एक एक मतलब अपना अपना अर्थ होता है। लेकिन अगर आप बहुव्रीहि समास देखेंगे ना, तो बहुव्रीहि में क्या होता है? अलग अलग अर्थ तो होता है, प्लस एक थर्ड अर्थ भी निकलता है। ठीक है, एक थर्ड अर्थ भी निकलता है ना, जैसे नील और कंठ एक है, और नीलकंठ हम शिव जी को भी बोलते हैं, तो बहुव्रीहि में क्या होता है? एक थर्ड मीनिंग भी निकाल रहा है। लेकिन हम इसमें क्या बोल रहे हैं? जब तोड़ने की कोशिश की जाए तो उसका जो अपना अपना पद है उसका अर्थ निकलेगा। ठीक है, अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है योग रूढ़। इसमें है योग रूढ़, ऊपर है, हम देख लेते हैं उसको। ठीक है, लास्ट है आज का। अब देखिए, योग रूढ़ के बारे में हम देख लेते हैं। जो योग रूढ़ शब्द है, जो ये योग रूढ़ शब्द है ना,
योग रूढ़ शब्द, ये भी किससे बना है? दो रूढ़ शब्दों से बना है, ठीक है, दो रूढ़ शब्दों से बना है। आप बोलो कि ये बात तो हमने यौगिक में भी पढ़ी थी, लेकिन ये एक चीज़ और कहता है कि उसका तीसरा अर्थ भी हो सकता है, ठीक है। अब परिभाषा नोट कर लीजिए, या इसको पहले देख लेते हैं, फिर हम अपनी परिभाषा थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। देखिए इसकी परिभाषा क्या है? वे शब्द जो यौगिक तो होते हैं परंतु जिनका अर्थ रूढ़ हो जाता है उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं, ठीक है। सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, जैसे पीताम्बर, लंबोदर, पंकज, चक्रपाणी, जलज आदि। अब इसका थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। जैसे देखिए, जो हमारे पास योग रूढ़ शब्द भी क्या है, दो रूढ़ शब्दों का ही योग बनता है, हमें पता है योग रूढ़ भी, लेकिन उसका मुख्य अर्थ के साथ साथ, मतलब इनका, इसका अर्थ और इसका अर्थ के साथ साथ, ठीक है, मुख्य अर्थ के साथ साथ या इसके अर्थ के साथ साथ एक तीसरा अर्थ भी निकलेगा। एक तो इसी का शाब्दिक अर्थ होगा और एक इससे क्या होगा, एक अन्य सांकेतिक या तीसरा अर्थ भी हमें मिलेगा, ठीक है। थर्ड या तीसरा बोल लो, तीसरा अर्थ भी हमें मिलेगा या अर्थ भी निकलता है, ठीक है, निकलता है। तो वही क्या होता है, और जो तीसरा निकलता है ना, उसी को प्रधान अर्थ माना जाता है। जैसे देखिए एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे हमारे पास है, मान लो गजानन, गजानन ना, तो ये कैसे बना, गज प्लस आनंद से, ठीक है। और गज का मतलब क्या होता है, हाथी, आनंद का मतलब क्या होता है, चेहरा, ठीक है। तो ये क्या, इसका गजानन का मतलब क्या हो गया, हाथी का चेहरा, क्या हो गया, हाथी का चेहरा, ठीक है। और इसका एक तीसरा मतलब सांकेतिक जो अर्थ निकलता है वो क्या निकलता है, गणेश जी को बोलते हैं ना, गणेश जी को हम बोलते हैं गजानन, ठीक है दोस्तों। तो इसके अंदर हमें एक चीज़ ध्यान में रखना है, एक पॉइंट और नोट कर लीजिए आप, जो बहुव्रीहि समास होंगे ना, बहुव्रीहि समास के कोई भी एग्जाम्पल होंगे, ठीक है, योग रूढ़ शब्द में गिने जाएंगे, ठीक है। बहुव्रीहि समास के सभी उदाहरण योग रूढ़ शब्द में गिने जाएंगे, शब्द में गिने जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए ये टॉपिक हो गया ख़त्म। अब हम कल से नया, मतलब यही टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ये हमारा ये टॉपिक था। देखिए शब्द के भेद थे, इसमें हमने जो पढ़ना है तत्सम, तद्भव, देशज विदेशज पढ़ना है। इसमें हमने शब्द सार्थक, शब्द के दो भेद पढ़े थे, सार्थक और निरर्थक। सार्थक के अंदर कितने आए थे, हमारे पास 4 आए थे, उत्पत्ति, व्युत्पत्ति, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर और विकार के आधार पर, ठीक है। अगर हम उत्पत्ति की बात करें तो उत्पत्ति में हमारे पास 5 प्रकार के थे, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर। रचना वाले में हमारे पास 3 थे, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। कल हम पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर और विकार के आधार पर, ठीक है, या प्रयोग के आधार पर। दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ रहा है या आप लोगों को ये इजी लग रहा है, या जो भी इसकी लैंग्वेज है उसको मैं थोड़ा सा आप लोगों के लिए इजी बनाने की कोशिश कर रही हूँ, तो जो हम आम बोलचाल की भाषा में यूज़ करते हैं या जैसा हम लोगों को समझ में आता है, ठीक है, उस तरीके से मैं इसको बनाने की कोशिश कर रही हूँ। तो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। एंड आप लोगों को अगर इसके क्विज़ लगाने हैं, इसके क्वेश्चंस लगाने हैं, तो वो डेली मैं आप लोगों को अपने टेलीग्राम चैनल पर क्विज़ वगैरह देती हूँ। टेलीग्राम का जो लिंक है वो कमेंट बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच।